औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन और कंबस्टन। सर दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि डेफिनेशन क्या आ जाएगी? The addition of oxygen is called the addition of oxygen, the addition of oxygen to हाइड्रोकार्बन या फिर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। बेटा हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हो उसे हम कंबस्टन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? कंबस्टन। यानी कि ऑक्सीजन वाफर मिकदार में अगर आप सप्लाई कर दें किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए तो उसे हम नाम देते हैं कंबस्टन। तो पहले हम कंबस्टन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस भी कर लेंगे। कंबस्टन क्या है? देखो बेटा घरों में हम लोग सुई गैस, नेचुरल गैस जिसे आप कहते हो, उसे हम बर्न करते हैं या लकड़ियों को बर्न करते हैं या फिर पेट्रोल वगैरह, ये जितना भी बर्न होता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो तो बेटा हर पार्टिकल बर्न हो जाता है। जब हर पार्टिकल बर्न होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील होगा। पीछे कोई भी चीज़ रिमेनिंग नहीं बचेगी, कोई भी चीज़ लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगी। तो बेटा कंबस्टन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंप्लीटली बर्न होना क्या कहलाता है? कंबस्टन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या करेंगे? द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in excess of oxygen to produce carbon dioxide, water and heat is called combustion। सर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होना, और जब कोई चीज़ एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होती है, ऑक्सीजन की वाफर मिकदार में बर्न होती है, तो बेटा यकीनन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। मसलन बेटा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अल्केन की एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा CH4 मीथेन गैस है, हम इसे बर्न करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन बेटा इसके लिए डिजायर्ड ऑक्सीजन कितनी है? 1 मोल मीथेन को बर्न होने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर आप 2 मोल ऑक्सीजन या इससे ज़्यादा दोगे ये कंप्लीटली बर्न हो जाएगा और हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में बेटा हीट खारिज होगी और आमतौर पे होती है 981 किलो जाउल पर मोल, ये इसका यूनिट है। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक नहीं बनी। यहाँ से बेटा आपको अंदाजा होगा कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है कि या कंबस्टन है। दोनों में फर्क देख लें कि सर कंबस्टन जो होती है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन को कहा जाता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसे आप कंबस्टन कहेंगे, अदरवाइज ऑक्सीडेशन को कंबस्टन का नाम नहीं दे सकते। तो हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई, वो भी आप लिख लें। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज इट्स कंबस्टन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कंबस्शन। तो सर इसे भी आप क्या नाम देते हैं? कंबस्शन का नाम देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि सर हर कंबस्शन ऑक्सीडेशन है, लेकिन हर ऑक्सीडेशन कंबस्शन नहीं है, क्योंकि बेटा जब रात के वक्त आप रूम में हीटर रख लेते हो तो आपने देखा होगा कि जिस वक्त आपने सिर्फ उसे स्टार्ट किया है उस वक्त तो कमरे के अंदर ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद होती है, आपकी मीथेन गैस बर्न होगी या उसके अंदर जो भी ऑयल वगैरह है वो बर्न होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन बेटा आफ्टर सम टाइम कमरा बंद होने की वजह से, विंडोज बंद होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन का जो आना जाना है या ऑक्सीजन की एंट्रेंस है जो रूम में वो नहीं होगी, लिहाजा विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी ही देर के बाद रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब रूम में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा वही मीथेन गैस जो पहले वाफर मिकदार में ऑक्सीजन या फिर जितनी रिक्वायर्ड है उस ऑक्सीजन में बर्न हो रही थी, अब उसे ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब उसे ऑक्सीजन कम मिलेगी, जलेगी वो तब भी, मीथेन गैस तब भी जलेगी, नेचुरल गैस तब भी जलेगी जब ऑक्सीजन कम होगी, लेकिन बेटा अब वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगी, अब वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। लिहाजा फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। वो जो आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी उसे आप कंबस्शन का नाम नहीं दे सकते। लिहाजा शुरू में जो कंबस्शन हुई है, शुरू में जो ऑक्सीडेशन हुई है वो कंबस्शन कहलाएगी, लेकिन सर 1 या 1.5 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जब ऑक्सीजन की रूम में कमी हो जाएगी फिर जो मीथेन गैस जल रही है उसे सिर्फ ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, उसे आप कंबस्शन का नाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, उसे सिर्फ आप क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। लिहाजा पता चला कि हर ऑक्सीडेशन कंबस्शन नहीं होती, लेकिन हर कंबस्शन ऑक्सीडेशन होती है। सिर्फ उस ऑक्सीडेशन को कंबस्शन कहा जाएगा जिसमें कंप्लीट बर्निंग होगी या फिर जिसके अंदर डिजायर्ड ऑक्सीजन के बराबर या उससे एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। समझ आ गई बात? चले एक और बात कि सर हमारे पास जब भी कंबस्शन होगी हीट खारिज होगी, और जिन रिएक्शन में भी हीट खारिज हो उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो पता चला कि ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास? सर कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चले अब बेटा हमारे पास 1 मोल अल्केन बर्न होने से, जब 1 मोल अल्केन कंप्लीटली बर्न होती है तो जितनी हीट खारिज होगी इसे मोलर हीट ऑफ कंबस्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? मोलर हीट ऑफ कंबस्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, मोलर हीट ऑफ कंबस्शन, मोलर हीट ऑफ कंबस्शन। तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat, the amount of heat evolved when 1 mole of alkane is completely burned। तो बेटा आपको अभी भी मैंने बताया completely burned जब मैं कहता हूं ना इसका मतलब होता है combustion। Sir, when 1 mole of alkane is completely burned in excess amount of oxygen to produce, क्या पैदा करने के लिए? To produce carbon dioxide and water is called molar हीट ऑफ कंबस्शन। तो इसे आप क्या नाम देंगे बेटा? मोलर हीट ऑफ कंबस्शन। जब 1 मोल अल्केन का कंप्लीटली बर्न होगा तो सर 891 किलो जूल एनर्जी खारिज होगी। इस एनर्जी को क्या कहेंगे? मोलर हीट ऑफ कंबस्शन। तो आप यहां पे लिखेंगे सर 891 किलो जूल पर मोल इज द मोलर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो ये इस तरह बेटा आपके पास आ जाएगी। उसके बाद सर कंबस्शन कहां
वकूफ़ पज़ीर होती है, तो सर हमारे पास जितने भी रिएक्शन इंटरनल कंबस्शन इंजन है, इंजन के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंबस्शन होते हैं। तो सर ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, क्या लिखेंगे? ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। सर इंजन के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? कंबस्शन होते हैं। एक और चीज आपने देखी होगी कि घरों में जब आप चूल्हा जलाते हैं या हीटर जलाते हैं तो बेटा आप वहां पे स्पार्किंग करते हो या फिर आप फ्लेम उसे देते हो, तब वो जलना शुरू होता है, खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता। सर कंबस्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसे इनिशिएट करने के लिए, इसे इग्नाइट करने के लिए या तो हम फ्लेम प्रोवाइड करेंगे या हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या स्पार्किंग। तो सर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो सर फ्लेम या फिर बेटा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और स्पार्किंग इज नीडेड या रिक्वायर्ड क्या करने के लिए? टू स्टार्ट या इग्नाइट। सर इग्नाइट, सर इग्निशन के लिए हमें फ्लेम या हाई टेम्परेचर या स्पार्किंग की जरूरत होती है। जैसे मोटरसाइकिल है तो उसमें स्पार्किंग होगी तो इंजन चलना शुरू होगा, गाड़ी के अंदर स्पार्किंग होगी तो इंजन जलना शुरू होगा। चूल्हे में गैस जलानी है तो आपको फ्लेम देना पड़ेगा, तब वो जाके स्टार्ट होती है। या फिर अगर आपको याद हो, मैंने आपको नॉकिंग की एग्जांपल दी थी कि वहां पे हाई टेम्परेचर की वजह से पेट्रोल स्पार्किंग से पहले ही बर्न होना शुरू हो जाता है ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से। तो वो भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो ये सारे की सारी बेटा किसके रिलेटेड डेफिनेशन हैं? कंबस्शन के रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन और कंबस्शन में फ़र्क समझ आ गया हो। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास सर ऑक्सीडेशन हमारे पास कई किस्म की है। मसलन सबसे पहले हमारे पास है बेटा ऑक्सीडेशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करो तो उस ऑक्सीडेशन का नाम है कंबस्शन, अदरवाइज ऑक्सीडेशन ही चलेगा। जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दोगे, जब आप ऑक्सीजन की किल्लत पैदा कर दोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। तो हम यहां पे यूं लिख सकते हैं कि सर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अल्केन बर्न टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक एंड वाटर। इधर देखिए बेटा, अगर आप ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई दोगे तो यही मीथेन गैस CH4 अगर आप इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना चाहो तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे? इधर देखिए बेटा जरा, 1 मोल मिथेन को बर्न होने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड चाहिए? सर 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहां पे 2 मोल मीथेन कर दूं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है कि कंप्लीट बर्निंग के लिए 4 मोल ऑक्सीजन होने चाहिए। लेकिन बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे 3 मोल दे रहा हूं, चाहिए कितने थे? 4। तो मैंने ऑक्सीजन की कमी कर दी, मैंने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर दी। जब आप लिमिटेड सप्लाई दोगे ये अल्केन कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, इसके कुछ कंपोनेंट अनबर्न्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे जो कि कार्बन ब्लैक कहलाएंगे। और इसी तरह ऑक्सीजन की किल्लत होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही रह जाएगा। यानी कि अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 आपने बोर्न हैबर्ट साइकिल वहां पे पढ़ा था, हेज़ेस लॉ आप लोगों ने पढ़े थे, वहां पे आपने पढ़ा था कि सर कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब कार्बन बर्न हुआ, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील नहीं हो सका। तो लिहाजा जब आप लिमिटेड सप्लाई दोगे तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, प्लस आपके पास कार्बन ब्लैक बनेगा, प्लस आपके पास बेटा वाटर बनेगा। तो ये कार्बन ब्लैक जो है
इसे बेटा आप इस्तेमाल करते हो नंबर 1 कार्बन ब्लैक को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे? सर इसे हम प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस मतलब ये जो आप लोग फोटो कॉपियाँ वगैरह करवाते हो, प्रिंटर के अंदर जो इंक इस्तेमाल की जाती है वो यही कार्बन ब्लैक होता है। उसके बाद बेटा इसे हम रबड़ इंडस्ट्री में कार्बन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टायर बनाने के लिए, टायर मैन्युफैक्चरिंग या रबड़ मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग। तो सर आप टायर बनाने के उसमें इस्तेमाल करोगे, और इसे आप लोग ये काजल वगैरह जो है इसमें भी इस्तेमाल कर लेते हो, तो ये कार्बन ब्लैक के यूजेस हैं। अब बेटा यहां से पता चला कि सर जब आप घरों में रात के वक्त हीटर जलाते हो तो कमरे में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनना शुरू हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि प्रोटीन जो आपकी बॉडी में है जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स कहते हो, तो सर उसके साथ ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड वहां ब्लड पे डिपॉजिट हो जाती है, वो उस प्रोटीन को छोड़ती नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता, आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि रात के वक्त जब भी आप हीटर जलाएं, या तो कमरे में पानी रखें या फिर बेटा आप क्या करें, रोशनदान या कोई खिड़की या जो डोर है उसे आप ओपन कर लें, ताकि जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है कमरे की, जो कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बाहर से ऑक्सीजन मूव करके अंदर आए और कमरे में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार को पूरा रख सके, ताकि जो मीथेन गैस हीटर में बर्न हो रही है वो कंप्लीटली बर्न हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने, कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो साइलेंट डेथ का बाइस बनती है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान की मौत हो गई और उसे पता भी नहीं चला, तो वो सारे का सारा बेटा यही वकूफ पज़ीर है, यही सारे का सारा रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो कैटालिटिक भी होती, यानी कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो नाम से जाहिर है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सर ये क्या है? बेटा ऐसी ऑक्सीडेशन जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो, और जब कैटालिस्ट की मौजूदगी में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, कई किस्म के कंपाउंड बनते हैं। कैसे? इधर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, द ऑक्सीडेशन of organic compound. The oxidation of organic compound takes place in the presence of catalyst, बल्कि suitable catalyst, ठीक है जी, is called कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखिए बेटा जब हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं, मसलन ये CH4 है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे लिखिएगा कि सर एंड वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इसमें लिख भी सकते हैं एंड वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। देखिएगा कैसे, ये आपके पास मीथेन गैस है जो पहले से आप बर्न करते आ रहे हैं, आप इस मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज करें, जब आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे कैटालिटिकली तो आपको कॉपर की जरूरत पड़ेगी जो कि कैटालिस्ट है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 400 सेल्सियस और प्रेशर जो है बेटा वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके ये गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी और मीथेन गैस बर्न होना शुरू होगी। चूंकि ऑक्सीजन की कमी है, और ये ऑक्सीजन जो बेटा ब्रैकेट में लिखी जाती है इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन। तो आपके पास सबसे पहले बनेगा मेथानॉल CH3OH। अगर बेटा CH3OH यानी कि मेथानॉल, अगर आप इस मेथानॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें CH3OH, आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैटालिस्ट, तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है HC⋯OH। बेटा याद रखिएगा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है इसे कंडेंस फार्मूला में लिख देते हैं ऐसे HCOH, तो बेटा ये गलत है। अगर आपने इसे कंडेंस फार्मूला में लिखना भी है तो आप ऐसे लिखेंगे HCHO, क्योंकि बेटा जब आप OH लिखते हो तो ये अल्कोहल बन जाता है, जब आप HO लिखते हो फिर ये एल्डिहाइड बनता है, लिहाजा ये आपके पास क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। फिर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर आप इस फॉर्मेल्डिहाइड की
फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी कि HCHO, इसकी आप ऑक्सीडेशन करवा दो फर्दर, तो बेटा अंडर सेम कंडीशन आपके पास फॉर्मिक एसिड बनेगा HC डबल बॉन्डेड OH, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या लग जाएगा बेटा, ये जहाँ एरो लगा रहा हो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर आप इस फॉर्मिक एसिड को, बेटा ये फॉर्मिक एसिड, ये जो हनी बी नहीं होती बेटा, शहद की मक्खी आपको काटती है तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती है, याद रखिएगा। तो फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्डेड OH, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें अंडर सेम कंडीशन, तो बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो सर देखें मेथानॉल बना है, फॉर्मेल्डिहाइड बना है और फॉर्मिक एसिड बना है, ये तब बने हैं चूंकि कार्बन एक है। अगर कार्बन 2 कर दें यानी कि इथेन कर दें तो बनेगा एथानॉल, यहाँ पे बनेगा आपके पास एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे आपके बनेगा एसिटिक एसिड। तो इसी तरह कार्बन बढ़ाते जाएंगे, इनमें भी कार्बन बढ़ते जाएंगे। तो बेटा हमारे पास ये कन्वर्जन है, आपको क्वेश्चन आता है कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको ये 2 स्टेप करने पड़ेंगे। कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मिक एसिड आपको 18 स्टेप करने पड़ेंगे। कन्वर्ट मीथेन इनटू मेथानॉल तो आपको 1 स्टेप करना पड़ेगा। अगर आपको आ जाए कन्वर्ट इथेन इनटू एथानॉल तो यहाँ पे C2H6 आएगा और यहाँ पे CH3CH2OH आ जाएगा, यानी कि कार्बन इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह बेटा आपके पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हासिल होंगे, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास बेटा जी एक और रिएक्शन है, वो भी आज ही हम कर लेते हैं, नाइट्रेशन। तो इसे मैं रेज कर देता हूं। नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन बेटा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो पहली बात, अल्केन की नाइट्रेशन कर रहे हैं आप ऑफ अल्केन। तो बेटा ये यहां पे हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सर ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्केन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन is replaced with nitro group, नाइट्रो ग्रुप बेटा ये होता है NO2 ग्रुप, ठीक है जी। तो इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो यहां पे हमारे पास नाइट्रेशन हो जाती है। कैसे? ये देखिए बेटा जरा, हमारे पास है CH4 है बेटा, इसके 4 हाइड्रोजन है और हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 बेटा आपके पास आ जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब यहां बेटा हमारे पास OH और यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और वो आपके पास बनाता है वाटर। क्या बनाता है बेटा? वाटर, H2O। यहां से OH निकलेगा और ये आपके पास CH3 और ये कह लें एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। CH3 जो है वो NO2 से मिलके क्या बना देगा? CH3NO2। तो ये बनेगा नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन को बतौर हम लोग बेटा फ्यूल इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पता चला कि सर आप लोग जब मीथेन की नाइट्रेशन करवाओगे तो आपके पास एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो जाएगा। किससे? सर हमारे पास NO2 ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा। हाइड्रोजन NO2 से रिप्लेस हो गई, NO2 लग गया, तो इसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हो। यहाँ पे बेटा टेम्परेचर जो है वो 400 से 500 या फिर आप 450 डिग्री लिख सकते हो, इस टेम्परेचर पे होता है। और आपको पता है इस टेम्परेचर पे ये जो मीथेन है ये वेपर गैस यानी कि वेपर फेज में होती है और HNO3 जो है ये भी वेपर फेज में चला जाता है। तो इस तरह ये वेपर फेज रिएक्शन है। जब वेपर फेज रिएक्शन होगा तो बेटा ये आपके पास नाइट्रोमीथेन बनेगा। तो इस तरह बेटा हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ अल्केन होगी। ठीक हो गया जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।